एक होमोसेक्सुअल राजा जो उत्तराधिकारी देने में असमर्थ है, उसने अपने गे साथी को रानी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। क्या राजा की ये योजना सफल होगी या कहानी कोई दूसरा मोड़ ले लेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की कोरियन मूवी का नाम है अ फ्रोजन फ्लावर। मूवी के डायरेक्टर है हां यो और IMDb रेटिंग 7.1 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को आप पूरा एंजॉय करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट पक्का से करें और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में युआन राजवंश 100 सालों से राज कर रहा है। इस दौरान उसने कई राज्यों को जीतकर उनके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। इन्हीं राज्यों में से एक है गोर्यो राज्य। इसके राजा के साथ युआन राजवंश की बेटी बिहाई गई। पीढ़ियों से गोर्यो राज्य की रीत है कि राजा के युवा अवस्था में ही 36 बालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के अंगरक्षक बनने के लिए तैयार किया जाता है। ये ना शादी कर सकते हैं, ना ही किसी परिवार का हिस्सा है। ये राजा के वफादार होते हैं और उनके लिए जान देने से भी नहीं कतराते। इन्हीं में से एक है होंगरिम, जो बचपन से ही राजा का सबसे प्रिय है। बाकियों की तुलना में राजा उसके साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं। दोनों साथ तलवारबाजी करते, संगीत सीखते, हर काम साथ साथ करते। एक दिन राज दरबारी ने खबर दी कि उनकी ब्याहता यानी युआन की राजकुमारी महल आ चुकी है। लेकिन राजा किसी भी तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाता, बल्कि अपने प्रिय होंग के साथ ही व्यस्त रहता है। साल बीत गए। अब होंग राजा का मुख्य सेनापति बन गया है। एक दिन होंग राजा के कक्ष में उनकी देखरेख में लगा है, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब है। राजा ने उसे शहद की दवा देने का शुक्रिया किया और पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर कभी जा सकते हो? होंग कहता है, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तभी रानी सोंगजू राजा की खराब तबीयत सुनकर राजा के लिए दवाई लेकर वहाँ आई। दोनों को देख ऐसा लगता है जैसे दोनों कोई औपचारिकता निभा रहे हैं। पति पत्नी जैसे संबंध उनके बीच है ही नहीं। रानी ने कहा, सुना है युआन साम्राज्य से दूत भेजा गया है। गोर्यो का उत्तराधिकारी अब अहम मुद्दा बन चुका है, जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें इसके लिए कुछ कोशिश करनी होगी। लेकिन राजा इस बात पे कोई रुझान नहीं दिखाता। वापस लौटते वक्त रानी होंग से कहती है, सुना है तुम राजा के सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, उन चीज़ों का भी जो मुझे रखनी चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ दिनों बाद राजा और रानी महल से बाहर घूमने निकले। वहाँ उन पे बहुत ही घातक हमला हुआ, जिसमें कई सिपाही मारे गए। सेनापति होंग सहित राजा भी घायल हो गए। राज्य के मंत्रियों को जैसे ही पता चला कि राजा पे हमला हुआ है, इस पूरे हादसे को होंग की नाकामी बताते हैं। लेकिन राजा कहता है, आज जिस जानबाजी से होंग ने मेरे लिए लड़ा है, अगर वो ना होता तो मैं भी जिंदा ना होता। यहाँ आक्रमणकारियों की पहचान पर कार्यवाही चल रही है। राज्य के मंत्री दल इसे दुश्मन देश जापान की घुसपैठी ठहराना चाहते हैं, क्योंकि गोर्यो राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और ऐसी हालात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन होंग और उसके साथियों को पता है ये उन्हीं मंत्रियों का काम है जो राजा का तख्ता पलटना चाहते हैं। होंग ने कहा, ऊपरी तौर पे मंत्रियों की हाँ में हाँ मिलाओ, पर अंदर से अपनी तहकीकात जारी रखो, जब तक कि हमें उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए। यहाँ युआन का दूत गोर्यो पहुंचकर महाराजा का संदेश सुनाता है कि अगर जल्द कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो राजा से उसकी गद्दी छीनकर युआन के राजकुमार को दे दी जाएगी, जो गोर्यो के रानी का भाई भी है। इसके बाद मंत्रियों की एक सभा बुलाई गई। धूर्त मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि इज्जत के साथ राजगद्दी छोड़ देने में ही सबकी भलाई है। पर रानी ने यहाँ मोर्चा संभालते हुए कहा, तुम लोग पहले गोर्यो राजा की प्रजा हो, बाद में युआन साम्राज्य के। उन्हें धिक्कारा कि तुम अपने ही राजा को गद्दी से हटाने की सलाह दे रहे हो। दोष मेरे में है, मेरी असमर्थता है जो मैं उत्तराधिकारी नहीं दे पा रही और उनसे कुछ वक्त की मांग करती है। उस रात पहली बार राजा और रानी एक कमरे में हैं। राजा ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, तुम भी अभी तक ये समझ चुकी हो।
तुम युआन अपने पिता के पास वापस चली जाओ। लेकिन रानी वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब गोरियो ही उसका घर सब कुछ है। बहुत गहरी चिंतन करने के बाद राजा को बुद्धि सूझी। अब यहाँ राजा और होंग दोनों हमबिस्तर होते हैं। होंग राजा के लिए इस हद तक समर्पित है कि उनके साथ हमबिस्तर होने से भी नहीं हिचकिचाता। राजा गे है, इसीलिए वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। राजा ने अपने प्रिय होंग को रानी के साथ सोने को कहा, जिससे इस राज्य को एक वंश मिल सके और साथ ही उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिलने से बच जाए। और ये काम किसी विश्वास पात्र को ही दिया जा सकता है। ये सुन होंग भौचक्का सा रह गया। ना चाहते हुए भी उसे राजा का आदेश मानना पड़ा। इस काम को अंजाम देने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। रानी और होंग एक कमरे में हैं और ठीक कमरे के बाहर राजा बैठा है। 2 रात होंग कुछ न कर सका। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी ना तो होंग को और ना ही रानी को उम्मीद थी। होंग को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसे एक मर्द से नहीं बल्कि एक औरत के संभोग से वो संतुष्टि मिली है। इधर रानी को भी एक अलग अनुभव का एहसास हुआ। कमरे के बाहर बैठे राजा को जलन का एहसास हो रहा है, रानी के लिए नहीं बल्कि होंग के लिए। अगली सुबह राजा ने होंग से रात के बारे में पूछा। मैं तो बस आपके आदेश का पालन कर रहा था, होंग ने कहा, और फिर सरकारी काम से एक दूसरे गांव जाने की अनुमति लेता है। होंग सहित कुछ सिपाही भेष बदलकर तहकीकात करने गांव पहुंचे, जहां उन्हें 1-2 खबर की जानकारी भी मिली। अब यहाँ रात में होंग सो नहीं पा रहा। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही। रह रहकर बस रानी के साथ बिताए वो पल उसे याद आने लगे। अगली सुबह काम खत्म होने पर भी वो वापस नहीं गया। बाजार में घूमते वक्त उसने रानी के लिए एक लॉकेट भी खरीदा। यहाँ राजा की नज़र में ऊपर आने के लिए उन्हीं के एक सिपाही सियांग ने राजा को तहकीकात के दौरान की पूरी खबर सुना दी, पर अभी तक किसी भी मंत्री का नाम सामने नहीं आया है। होंग रात में लौटा, पर पहले राजा से मिलने की बजाय उसे रानी को देखने की तलब हुई और फिर मंदिर के दरवाजे से रानी को झांकने लगा। अब तक होंग की कोई खबर न मिलने पे राजा खुद भेष बदलकर होंग को ढूंढने निकला। होंग को अपने सामने देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। होंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने पहली बार राजा से झूठ कहा, उनसे बेईमानी की, लेकिन उसे ना पता होते हुए भी उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। एक दिन रानी बीमार पड़ जाती है। राजा उसे मिलने गया, लेकिन उसके माँ बनने की अब तक कोई खबर नहीं। राजा ने वैद्य जी को वही शहद की औषधि बनाने को कहा जो होंग ने उसे बीमार के वक्त दिया था, पर होंग तो पहले ही ये औषधि रानी के लिए ले जा चुका है, वैद्य जी ने कहा। राजा को ये बात जानकर हैरत हुई। उसी रात अपने कमरे में राजा ने होंग से औषधि वाली बात निकलवाने की कोशिश की, लेकिन होंग ने बात पलट दी। पहली बार राजा को धक्का लगा कि उसका होंग उससे चीज़ें छिपाने लगा है। रानी के ठीक हो जाने के बाद होंग ने रानी को वही खरीदा हुआ लॉकेट देते हुए कहा, जिस दिन हमला हुआ था आपके मायके से आया ऐसा ही लॉकेट खो गया था। रानी सोचती है जिन सारी चीज़ों की उम्मीद वो राजा से करती है वो होंग उसके लिए कर रहा है। कुछ दिनों बाद रानी का भाई युआन राजवंश का राजकुमार गोरियो आया। राज्य में भव्य आयोजन किया गया। उसने राजा को गोरियो वंश के उत्तराधिकारी पैदा होने की शुभकामना दी। नाच गाना खाना पीना धूमधाम से चल रहा है, लेकिन यहाँ राजा रानी खामोश है, क्योंकि एक दूसरे से उन्हें बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं है। अचानक होंग की नज़र रानी पे पड़ी। उसने वही लॉकेट पहना हुआ है। तभी रानी की सेविका ने उसे रानी का संदेश दिया कि उसे पुस्तकालय में बुलाया है। वहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। जाते हुए रानी ने उसे एक तोहफा दिया और कहा वो कल रात उसका यही इंतज़ार करेगी। अगले दिन राजा और होंग एक साथ भोजन कर रहे हैं। तभी सियांग ने आकर बताया कि इस हमले के पीछे उन मंत्रियों का पता चल चुका है। आज रात उनके घर एक बैठक होने वाली है।
पूरी रात मंत्री के घर पे नजर रखी जा रही है, लेकिन यहाँ होंग का सारा ध्यान रानी पे है। आज उसे उनसे मिलने जाना था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन रानी इंतज़ार करते हुए वापस जा चुकी थी। अगली सुबह होंग राजा को कल रात की पहरेदारी की सूचना देने गया। राजा ने कहा, मुझे सियोंग पहले ही सब बता चुका है, और ये भी कि तुम पहले ही निकल चुके थे। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर कहाँ गए थे? होंग ने बात संभालते हुए कहा, मैंने आपको जगाना सही नहीं समझा, इसीलिए आपके कमरे में नहीं गया। तब राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सालों से मेरे साथ उस कमरे में हो, तुम कब से औपचारिकता निभाने लगे? एक दिन राजा ने एक शानदार घोड़ा मंगवाया, जिसका मुकाबला राजा के किसी घोड़े से नहीं की जा सकती। वो बहुत खुश है, लेकिन राजा ने ये खुद के लिए नहीं बल्कि अपने प्रिय होंग के लिए मंगवाया है। उसने दरबारी से होंग को तुरंत बुलवाने को कहा। वो होंग को उस घोड़े में घुड़सवारी करते हुए देखना चाहता है, पर किसी को नहीं खबर कि होंग कहाँ है। यहाँ रानी से मिलने को बेचैन होंग उनके कमरे में उनके पास है। दोनों एक दूसरे में इतने गुम हैं कि समय का पता ही नहीं चला। दिन से रात हो गई। राजा वहीं खड़ा उसका इंतज़ार करते रह गया। यहाँ रानी अपने हाथों से बना खाना उसके लिए लाई। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच एक अनकही प्रेम ने जगह बना ली है। होंग चाह के भी खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि राजा के प्रति अपने कर्तव्य में वो ये भी भूल गया था कि वो अंदर से कुछ और है। अगली सुबह जब होंग सैनिक गृह पहुंचा, राजा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। राजा के पूछने पे उसने बताया कि वो सारी रात पुस्तकालय में सैन्य रणनीति पे किताब पढ़ रहा था। राजा ने कहा, हर रणनीति विफल है अगर वो मन से ना सीखी जाए, तो पहले अपने मन को साफ करो और राजा के प्रति वफादार रहो। अब होंग को खबर मिली कि मंत्री के घर एक गुप्त बैठक हो रही है, जिसमें रानी का भाई ताई भी मौजूद है। वो लोग आज ही राजा का तख्ता पलटने के लिए सबसे हस्ताक्षर लेकर युआन के लिए दूत भेज रहे हैं। पर होंग और उसके साथी ने सही समय पर पहुंचकर रास्ते में ही दूत को मार दिया। जब राजा ने वो संदेश पढ़ा तो उसमें तकरीबन सभी मंत्री के हस्ताक्षर थे। राजा ने हुक्म दिया, जल्द ही एक दावत के आयोजन के बहाने सभी मंत्रियों को इकट्ठा कर उनके सर धड़ से अलग किया जाए। लेकिन रानी के भाई को मारने की जिम्मेदारी वो होंग को देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे सब मालूम होते हुए भी वो उसकी परीक्षा ले रहा हो। योजना के मुताबिक सबको मार दिया गया, पर जब रानी के भाई को मारने की बारी आई तो होंग उसे मार ना सका और उसे तुरंत युआन रवाना कर दिया। राजा से भी उसने झूठ कहा, लेकिन सियोंग ने ताई को भागते हुए पकड़ लिया और उसका कटा सर राजा के पास लाके पूरी कहानी बता दी। राजा को विश्वास नहीं हो रहा कि होंग उससे गद्दारी कर सकता है। एक बार फिर राजा ने दोनों को बुलाकर कहा, उत्तराधिकारी का रुका हुआ काम दोबारा शुरू किया जाए, पर इस बार वो होंग नहीं कोई और होगा। दोनों ही तड़प उठे। रानी कहती है, ये कैसा भद्दा मजाक है। ऐसा ना करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन राजा अपने फैसले पे टिका रहा। रात के अंधेरे में रानी होंग के पास आई और उसे कहीं दूर ले जाने को कहा, जहां उन्हें कोई ढूंढ ना सके। पर होंग ने दोबारा मिलने से मना कर दिया, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है, और राजा से अपने किए की गलती मानते हुए सजाए मौत मांगी। राजा ने कहा, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा कीमती मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास है, मेरा प्यार। रानी के प्रति सिर्फ तुम्हारा आकर्षण है या तुम उससे प्यार करने लगे हो? राजा ने पूछा। होंग ने जवाब में कहा, ये बस एक आकर्षण था। होंग के प्रति अपने प्यार के खातिर वो उसे एक मौका देता है और कुछ महीनों के लिए उसे दूर भेजने को तय करता है, ताकि उसका दिमाग और दिल दोनों साफ हो जाएं। जाने से पहले राजा ने एक पूरा दिन उसके साथ बिताया। उसके लिए एक चित्र बनाया जिसमें दोनों घुड़सवारी करते हुए शिकार कर रहे हैं। रात को होंग जाने की तैयारी कर रहा है, तभी रानी की सेविका ने रानी के गर्भवती होने की खबर सुनाई और आखिरी बार उसके जाने से पहले रानी उससे मिलना चाहती है। खुद को ना रोक सका होंग आधी रात में चुपके से राजा के कक्ष से निकल गया और दोनों फिर से भावनाओं में बह गए। राजा की जब आंख खुली
तो पास में होंग को ना पाकर उसे ढूंढने निकल गया। किले का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन होंग कहीं नहीं मिला। फिर उसे पुस्तकालय का ध्यान आया, जो उस दिन होंग ने उसे रणनीति की किताब की बात कही थी। वहाँ दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। तब होंग ने कबूल किया कि वो रानी से प्यार करता है। ये सुनते ही राजा आपे से बाहर हो गया और गुस्से में उसने ऐसी सज़ा दी जो हर हद के पार है। होंग मौत की भीख मांगता रहा, पर उसके पुरुष होने के चिन्ह उसके लिंग को ही काट दिया गया और कारागृह में डाल दिया। रानी के गर्भवती होने की खबर जल्द राजा तक भी पहुंच गई और अब रानी को डर है कि इस बच्चे से जुड़े सच जिन जिन को पता है, राजा उन सबको मार देगा। इसीलिए वो तुरंत होंग के वफादार साथियों को उसे कारागृह से निकालकर सुरक्षित मंदिर पे ले जाने का आदेश देती है। पर मंदिर पहुंचकर होंग को पता चलता है कि रानी और उसका बच्चा महल में ही है। यहाँ जब राजा को होंग के फरार होने का पता चला तो वो गुस्से में रानी के पास गया, पर रानी ने कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से की आग में राजा ने बचपन से रानी के साथ रही सेविका का सर काटने का हुक्म दिया। साथ ही होंग के सभी साथियों का भी यही हश्र कर किले के दरवाजे पे उन सब के सर को टांग दिया गया। जब होंग दोबारा महल पहुंचा, उसे अपने साथियों के साथ एक औरत का सर दिखा जिस पे उसका दिया हुआ लॉकेट टंगा हुआ है। उसे लगा राजा ने रानी को भी मरवा दिया। गुस्से में अपने दोस्तों और अपने प्यार के लिए उसने राजा से बगावत छेड़ दी। सभी पहरेदारों को मारता हुआ वो राजा तक पहुंचा। राजा की चाल कामयाब हुई। होंग खुद उसके सामने खड़ा है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। दो प्रेमी नफरत की आग में जल रहे हैं। यहाँ रानी ने भी एक चाल चली। उसने सियोंग को आदेश दिया कि अगर वो राजा को ख़त्म कर दे तो युआन की राजकुमारी होने के नाते वो उसे इनाम में एक पूरा राज्य दे देगी। यहाँ होंग और राजा दोनों ही एक दूसरे के प्यार और तलवार की चोट से आहत बुरी तरह घायल है। राजा अब भी उसे वापस लौट आने को कहता है, पर होंग ने कहा बहुत देर हो चुकी है। राजा ने पूछा, क्या तुमने मुझे कभी एक पल के लिए भी प्यार किया? होंग के नाम में जवाब देते ही राजा की तलवार उसके सीने में गड़ गई और होंग की तलवार राजा के सीने में। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। रानी भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँची। अपनी आंखें बंद करने से पहले आखिरी बार उसने अपने राजा की तरफ देखा। प्यार फ़र्क करना नहीं जानता, ना ही इसे हम तराजू में तौल सकते हैं। जहाँ इंसान जीतना चाहता है वही प्यार की हार हो जाती है। आखिर में दिखाता है राजा की बनाई उस तस्वीर की तरह दोनों घोड़े में शिकार कर रहे हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।